हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज का हमारा हीरो स्टॉक है आईटीसी। और आईटीसी को मैंने इसीलिए चुना बिकॉज आज सैटरडे है और जो सेकंड नंबर कल का जो हाईएस्ट ट्रेडिंग स्टॉक था वो आईटीसी था। बस इसी का कारण है कि मैंने आईटीसी को चुना। और आज हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसका प्राइस का बात करें तो इसका प्राइस आज का मतलब कल का ख़त्म हुआ तब का था 212 रुपया और इसका चेंज हुआ था 2.63% कल का। अगर वॉल्यूम का बात करें तो ये था लगभग 4.5 करोड़ के आसपास। जी हाँ दोस्तों, 4.5 करोड़। अब हम देखते हैं इसका डिलीवरी परसेंटेज। अगर आप डिलीवरी का बात करें तो इसका डिलीवरी परसेंट लगभग 50% जो आप क्लियरली देख सकते हैं। कहने का मतलब कि 50% आदमी जो इसका स्टॉक्स खरीदे वो अपने साथ उसे कल के लिए होल्ड कर लिए, बाकी जो 50% वो ट्रेड करके निकल गए। अब हम बात करते हैं 52 वीक हाई लो का कि कंपनी कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अपना 52 वीक ना तो हाई पे ट्रेड कर रहा है ना ही लो पे, लगभग वो मिडिल के आसपास में है। तो ये था कंपनी का ओवरऑल डेटा, थोड़ा सा टेक्निकल। अब हम बात करते हैं कंपनी का फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल का बात करें तो ओवरऑल कंपनी का बात करें तो ये कंपनी इस्टेब्लिश हुआ था 1910 में और ये मोस्टली सिगरेट बनाने का काम करता था। लेकिन अगर अभी आप देखें तो ये बहुत सारा कंपनी में काम करता है। जैसे आप इसका बहुत सारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे वो खाने में हो चाहे वो यूज़ करने में हो, जैसे सैवलॉन हुआ या आटा का हुआ, ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट है जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। तब अगर चेक करते हैं मार्केट कैप का तो कंपनी का मार्केट कैप है 2.61 करोड़। मतलब 2,61,000 करोड़ का एक ओवरऑल कंपनी है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कंपनी है, 2,61,000 करोड़ का। अगर पी का बात करें तो ये लगभग 20 के आसपास है। इसका 20 पी मल्टीपल होने का रीज़न भी ये है कि कुछ समय पहले ये कहा जा रहा था कि आईटीसी का स्टॉक को डिलिस्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जाने लगा। खैर उस पर हम नहीं जाते हैं, बस अब चेक करते हैं कि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है। अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो वो लगभग 30% के पास में है और रिटर्न ऑन इक्विटी 20% प्लस है। तो अगर दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी मुझे काफ़ी पसंद आया, दोनों रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से। अब बात करते हैं कि कंपनी का क्या पॉजिटिव पॉइंट है और कंपनी का क्या नेगेटिव पॉइंट है। अगर कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट का बात करें तो वो ऑलमोस्ट डेट फ्री है और कंटिन्यूस डिविडेंड पे कर रहा है लगभग 5.06%। और कंपनी का हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो है जो कि 79% के आसपास है, जो बहुत हाई है। अगर किसी भी आप कंपनी का देखिएगा तो 80% के आसपास डिविडेंड पे आउट नहीं रहता है, जबकि आईटीसी का ये है, जो काबिल तारीफ़ है। और थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है हुआ था पास्ट 5 ईयर्स इज़ ओनली 5%। जी हाँ दोस्तों, 5% सेल्स है, लेकिन कंपनी इतना इफेक्टिव है कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन को काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्रूव ज़रूर किया होगा। तो चलिए आइए इससे बाद में देखते हैं। हम बात करते हैं कि टोबैको इंडस्ट्री में इसका कॉम्पिटिटर कौन कौन है। सबसे पहला तो है गॉडफ्रे फिलिप, वीएसटी इंडस्ट्रीज़, गोल्डन टोबैको, एनटीसी इंडस्ट्रीज़। तो इन सब में मैं बस फिलिप को जानता हूँ, बाकी मैं ये 3 कंपनी को नहीं जानता। तो इसका जो मेन कॉम्पिटिटर है इससे दूर दूर से कॉम्पीट करता नहीं नज़र आ रहा, बिकॉज ये ओवरऑल कंपनी का साइज़ है लगभग 2,61,000 करोड़ और ये जो गॉडफ्रे फिलिप है वो है लगभग 5,000 करोड़। तो कोई कंपटीशन ही नहीं है दोनों के बीच। जबकि आईटीसी बहुत सा प्रोडक्ट बेचता है और गॉडफ्रे फिशर का शायद वो ओनली सिगरेट में फोकस करता होगा, मुझे उतना कुछ खास ठीक से पता नहीं, बस मैंने इसका नाम सुना है। तो इसीलिए आईटीसी काफ़ी बड़ा कंपनी है। अगर क्वार्टरली अर्निंग का बात करें तो कंपनी का क्वार्टरली अर्निंग अगर आप सितंबर 2018 का देखें तो वो 12,000 करोड़ के आसपास है, जो लगभग उसी के आसपास चलता रहा। कुछ समय डिप हुआ बिकॉज ऑफ कोविड और फिर वो बढ़ता गया। इन जून 2021 अभी हो गया है 13,000 करोड़ एक क्वार्टर में। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% प्लस है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव नंबर लगता है मुझे। 30 और 40 के बीच में अगर रहता है तो मुझे वो कंपनी में इन्वेस्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट एक हेल्दी प्रॉफिट है और कंपनी अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है उसके कोर बिजनेस से, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको मेंशन है। और अदर इनकम उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो आप जो प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को वो लगभग पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। आप देख सकते हैं कि सितंबर क्वार्टर 2018 में ये 3,000 करोड़ था और ये कंटिन्यूस बढ़ता है। बस कोविड के टाइम में थोड़ा घट गया, फिर वो बढ़ना शुरू हुआ और अभी हो गया है
76 करोड़ जून 2021 क्वार्टर का। अब हम इसको क्वार्टर वाइज तो देख लिया, अब हम देखते हैं इसे एनुअली। अगर एनुअली का बात करें तो कंपनी का सेल्स था 19,000 करोड़ एक साल में पहले, जो अभी इसका क्वार्टरली हो गया है लगभग। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 2010 के बाद कंटिन्यूस कंपनी अपना सेल्स को ग्रो करता है और अभी इसका पर ईयर सेल्स है लगभग 50,000 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास हो गया है, लगभग 3 गुना नहीं 2.5 गुना के आसपास सेल्स इसका ग्रो किया है। तो एक्सपेंसेस का भी अगर बात करें तो लगभग उसी रेशियो में एक्सपेंसेस भी ग्रो किया। और अगर प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट लगभग 6,000 करोड़ था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 6,000 करोड़ था जो बढ़ के 18,000 करोड़ हो गया। तो लगभग 3 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो किया है। तो हम इसी से कंसीडर कर सकते हैं कि इसका प्रॉफिट भी लगभग 3 गुना हुआ ही होगा। तो चेक करते हैं। इसका नेट प्रॉफिट था 4,000 करोड़ के आसपास मार्च 2020 में, जो बढ़ के हो गया 13,927 करोड़। तो ये 3 टाइम्स से भी थोड़ा ज़्यादा ग्रो किया है नेट प्रॉफिट। ये तो ओवरऑल कंपनी का अगर एक साल का ईयरली अगर देखें हम इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में, हम देखते हैं कि कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ कितना है, सेल्स ग्रोथ कितना है। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का बात करें तो लास्ट 10 ईयर में इसका सेल्स ग्रो किया है 8%, 5 साल में 5% और 3 साल में 4%। तो इसका सेल्स उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि अपना सेल्स ग्रो करने में उतना बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। लेकिन अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ का बात करें तो वो लास्ट 10 साल में 10%, 5 साल में 7% और 3 साल में 6% ग्रो किया। लगभग ठीक ठाक नंबर है, लेकिन लास्ट 5 सालों में ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि 7% और 6% से प्रॉफिट ग्रो करना कहने का मतलब कि उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कंपनी, हम ये मान सकते हैं। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो हेल्दी दिख रहा है, 20% प्लस है। लेकिन जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो अगर हाई रहता, 12% 13% के आसपास रहता, तो मुझे ये कंपनी में इन्वेस्ट करने में अच्छा लगता। हम चेक करते हैं कंपनी का थोड़ा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम चेक करते हैं रिज़र्व। अगर कंपनी का रिज़र्व का बात करें तो वो मार्च 2010 में 14,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, जो अभी बढ़ के हो गया है 60,000 करोड़। तो कंपनी अपना जो रिज़र्व है उसको लगभग 4 गुना बढ़ा लिया है, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव लगता है मुझे कि कंपनी अपना जब रिज़र्व बढ़ाता है मतलब अपना पैसा को अपने पास एक्यूमुलेट कर रहा है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी कम से कम पैसा निकाल पा रहा है मार्केट से अपना सामान बेच के, और उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ भी कर रहा है। अब बात करते हैं बोरोइंग का। तो अगर कंपनी का बोरोइंग का बात करें तो कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग उतना कुछ खास नहीं है, 100-200 करोड़ के आसपास ही मेंटेन रहा है। लेकिन अगर अदर लाइबिलिटीज़ का बात करें तो लगभग 1,000 करोड़ के आसपास उसका अदर लाइबिलिटीज़ है, और वही मेंटेन्ड है लगभग 11-12 और 13,000 करोड़ के आसपास, जो उतना कुछ खास नंबर मुझे नहीं लगता, बिकॉज इसका प्रॉफिट लगभग इसी के आसपास है। अगर प्रॉफिट का बात करें तो इसका प्रॉफिट है लगभग 13,000 करोड़ के आसपास, तो उसी के बराबर इसका लाइबिलिटीज़ है। तो एक साल में अपना लाइबिलिटीज़ को पूरा पे करने का काबिलियत रखता है। तो ये था कंपनी का ओवरऑल बैलेंस शीट के बारे में। अब चेक करते हैं कि क्या कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पूरा कर पा रहा है या नहीं। अगर मार्च 2010 का बात करें तो इफेक्टिवली पॉजिटिव था, 11 में भी पॉजिटिव था, बस 13 में नेगेटिव, 14 में नेगेटिव, 15 में नेगेटिव, वो भी कुछ खास हाई नंबर नहीं है, 90, 32 और 93 करोड़ है। बाकी लगभग हर साल पॉजिटिव है 18 को छोड़ के। और फिर इस साल 2021 में पॉजिटिव से नेगेटिव में हो गया बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा खर्च किया है कंपनी। हो सकता है कि कंपनी अपना जो लायबिलिटीज़ है उसको कम किया हो या डिविडेंड ज़्यादा बांटा हो, इसी चलते इसका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा पैसा गया है। अब बात करते हैं कि कंपनी जो अपना डिविडेंड पे कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई पे कर रहा है, तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में खर्च हो रहा है वो मोस्टली डिविडेंड की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि कंपनी के पास तो ऐसा कुछ खास लोन ही नहीं है। तो कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इतना पैसा कर क्या रहा है, सिंपल सा बात है कि वो डिविडेंड में खर्च कर रहा है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा नंबर लगता है मुझे कि कंपनी डिविडेंड पे करता है। तो मैं आसानी से समझ सकते हैं कि कंपनी जो ऑपरेट करके पैसा निकाल रहा है उसी से अपना इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का काम पूरा कर ले रहा है। अब चेक करते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर पिछला 8-9 क्वार्टर का बात करें तो 8-9 क्वार्टर से इसका ये पहले बात तो कि ये इसका कोई प्रमोटर फिक्स्ड प्रमोटर नहीं है, ये कंपनी ओन किया जाता है बाय FII और DII के द्वारा मोस्टली, और पब्लिक का शेयर होल्डिंग इसमें सबसे ज़्यादा है। मुझे अच्छा लगता है जब पब्लिक का शेयर होल्डिंग कम होता जाए, जैसा कि आप सब जानते ही है।
तो अगर पब्लिक का शेयर होल्डिंग की बात करें तो वो सितंबर 2018 में 45% के आसपास था, जो कंटिन्यूस घटता आया लेकिन फिर बढ़ने लगा और अभी हो गया है 45.86। तो मुझे जब पब्लिक का शेयर होल्डिंग बढ़ता है तो उसमें इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा हम सोचते हैं, ऐसा नहीं कि ख़राब है, बस सोचते हैं थोड़ा सा। और FII और DII का बात करें तो वो कंटिन्यूस मेंटेन्ड है, अपना परसेंट को मेंटेन किया है, बस FII थोड़ा कम किया है, DII थोड़ा सा बढ़ा लिया है परसेंटेज, बस यही अंतर है। तो यह था कंपनी के बारे में ओवरऑल डेटा जो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया। अगर आपको ये डेटा देखना है तो मैं चाहूँगा कि आप screener.in में जाएं और वहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करें ITC, आपको वहाँ डेटा मिल जाएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में पूछें, और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और इस चैनल को लाइक कर ले। और कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछें, मैं आंसर करने का कोशिश करूँगा ज़रूर। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।